A 60-year-old male smoker presented in ER with shortness of breath on his ABGs shows the PO2 less than 60. लेस देन 60 PO2 मीन्स कि सीवियर हाइपोक्सिया है, ठीक है। नॉर्मल हमारा क्या होता है, PO2 अगर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया जाए तो 100 नॉर्मल होता है, ठीक है, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हेलो। सुन रही हूँ मैं। हाँ तो 100, लेकिन लेस देन 60 है तो इट मीन्स सिवियर, क्या नाम है पेशेंट को सिवियर वो है वो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। हाँ। अब पेशेंट में, अब हमारे पास ये केस क्या हुआ है, 60 ईयर स्मोकर है विथ इमरजेंसी विथ शॉर्टनेस। स्मोकर में मैंने कहा था दो डिफरेंशियल होंगे, या तो कैंसर होगी या तुम्हारा सीओपीडी। सवाल में भले हम्म। सीओपीडी मेंशन ना हो लेकिन तुम समझ जाओ, अगर कैंसर वाली बात नहीं हो रही तो स्मोकर है तो ये सीओपीडी की बात हो रही है। अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है तो मैंने कहा था सीओपीडी में मसले क्या होते हैं, अगर अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी में पेशेंट को क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। ये वाले मतलब हम्म। अक्यूट में क्या होगा, उसको अचानक से फीवर हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हम ट्रीटमेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम्म। उसको लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, क्या चीज देते हैं, लो फ्लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। लेकिन और साथ में हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स में हम क्या देते हैं, सीओपीडी वालों में हम फर्स्ट लाइन क्या रखते हैं, इप्राट्रोपियम, क्या। इप्राट्रोपियम। ये वो है सामा, यानी शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। लॉन्ग इप्राट्रोपियम एक्टिंग नहीं है ये? शॉर्ट एक्टिंग है, अक्यूट में मैंने कहा ना, अक्यूट में तो तुम शॉर्ट एक्टिंग दोगी ना, हम्म। ठीक है। उसी तरह अस्थमा में जो हम शॉर्ट एक्टिंग देते हैं वो होता है साबा, दैट इज साल ब्यूटामोल। हम्म। और लेकिन उसी का ही, लेकिन उसमें सीओपीडी के अक्यूट एक्सार्बेशन में इप्राट्रोपियम देंगे। यहां तक आई हम्म। समझ। फिर उसके बाद, लेकिन अब यहाँ पे सवाल में पेशेंट की क्या करे कि इसकी CO2 है 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। यानी ये हम्म। है काफी ज्यादा बढ़ी हुई सीओपी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम्म। नॉर्मली तो हम पेशेंट, जैसे ही हमारे पास अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी के साथ पेशेंट आता है तो हम उसको लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। हम्म। आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, साथ में सामा देते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर पेशेंट की पीएच चेक की, वो लेस देन 7.35 आए, ठीक है। हम्म। क्यों होगी 7.35, क्योंकि पेशेंट सांस ही नहीं ले पा रहा होगा ना। हमने पढ़ा है सीओपीडी में क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, और वो हम्म। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपर केपनिया होता है, और वो हाइपर हम्म। केपनिया क्या करेगा, एसिडोसिस करवाएगा। आई हम्म। समझ। तो पीएच क्या हो हम्म। जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। उसी तरह हाइपर केपनिया में क्या होगा, CO2 जो है वो बढ़ जाएगी। हम्म। तो इसीलिए अब ये मतलब ये दो इंडिकेशंस हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसको हम कहते हैं बाईपेप मशीन पे रखते हैं। आई समझ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी और पीएच हमारी कम होगी, जिसमें वैल्यूज मतलब देखो, एसिडोसिस वैल्यूज में देख जा लो, रहा होगा। वैल्यूज हम्म। याद करनी है। PCO2 कितनी, मोर देन 45। मोर देन 45। हाँ यहाँ पे 55 लगी पड़ी है सवाल में। हम्म। और पीएच कितनी, लेस देन 7.35। हम्म। तो ये अक्यूट एक्सासर्बेशन में फिर आपको क्या देना होगा, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, सी पेप बाईपेप मशीन्स के नाम है। उसमें हम सीओपीडी हम्म। में कौन सी यूज करते हैं, बाईपेप। अच्छा। एंड वेंटिलेटर एक होता है जिसमें आप, इन्वेजिव वेंटिलेटर होता है, नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में बस आप टाइट मास्क लगा के पेशेंट को ऑक्सीजन देते हो, तो उसमें इसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कहते हैं, बाईपेप। आई समझ। अगर सवाल हम्म। में ये होता कि पेशेंट को अक्यूट एक्सासर्बेशन हुई है, ठीक है, लेकिन ये CO2 इतनी बढ़ी हुई नहीं होती या पीएच उसकी 7.35 से कम नहीं होती, तब तुम क्या देती हम्म। उसको, लो फ्लो ऑक्सीजन। अच्छा। दोबारा से समझो। सही। अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ एस्मा, सॉरी, एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी में आप क्या देते हो, फर्स्ट लाइन इज यूअर लो फ्लो ऑक्सीजन, ठीक है, वो पेशेंट की हम्म। मोर्टेलिटी को कम करेगी, ठीक है। और उसमें आपने सही। ऑक्सीजन सेचुरेशन, सीओपीडी वालों में, नॉर्मल इंसान की हम चाहते हैं 100% सेचुरेशन हो, ठीक है, ऑक्सीजन की। हाँ हाँ। 98 नॉर्मली रहती है, हम चाहते हैं 100 है लेकिन होती कितनी है, अक्सर हमें इंसान में 98 मिलती है। लेकिन जब हम क्या नाम है इसका, सीओपीडी वालों में हम मैक्सिमम चाहते हैं 88 to 92 मेंटेन रहे, ठीक है। अच्छा।
हम्म। हम चाहते हैं उनकी 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन ना हो। उसकी साइंस ये है कि बेसिकली सीओपीडी वाले अरसा दराज से बीमार रहते हैं, तो उनका दिमाग ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। अगर तुम उसको ज्यादा ऑक्सीजन दोगी तो उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव ही स्टॉप हो जाएगी, मर जाएगा बंदा। इसीलिए हम 88 to 92% पे ही रखते हैं। इसके पीछे लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अभी ऐसे ही समझ लेते हैं कि 88 to 92% तक ऑक्सीजन रखते हैं। उसके लिए हम उसको, नॉर्मल इंसान जब भी तुम्हारे पास एज्मा वाला आएगा ना, उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दोगी तुम, या किसी भी अटैक के साथ आएगा उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जाएगा। लेकिन सीओपीडी वाले को इमरजेंसी में हम लो फ्लो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन और इसकी क्या होती है, एक और दो वैल्यूज हैं। तो वे हम क्या कितनी देते हैं, अगर वैल्यूज में 4 to 6 लीटर पर मिनट, कितनी? 4 to 6 लीटर पर मिनट। हाँ। तो अगर इसको, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो डॉक्टर कहेगा कि हम कितनी देंगे, 24 to 28%। ये सारे आगे एमसीक्यूज है, इसलिए अभी बता रही हूँ, तुम बाद में फिर रिवाइज होगी बात, ठीक है? 24 to 28% ऑक्सीजन देंगे, विच इज 4 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। हाँ। और वो क्या नाम है, क्यों ये इसको लो फ्लो ऑक्सीजन में रखेंगे। लेकिन अगर पीएच जो है <7.35 हो जाए, या फिर दूसरी क्या इंडिकेशन है? कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन हाँ। 45 हो जाए, हाँ, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तब हम तो बाईपेप बाय नॉन पैप इन्वेसिव देंगे। वेंटिलेशन पे रख देंगे पेशेंट को। ठीक है, बाय पैप और सी पैप में क्या फर्क है? है फर्क, लेकिन आता नहीं है मुझे फर्क। लेकिन सीओपीडी में अच्छा, बाईपेप यूज करते हैं। ठीक है। टाइप बाय, और क्या था, सीपेप की इंडिकेशन पता नहीं, कोई और सिस्टम था उसमें वो थी। ठीक है, फिर अब आता है 7 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट लाइकली एसोसिएट लो FE1 विथ नॉर्मल DLCO? लो नॉर्मल एफ ई डीएल वन तो विथ ये तो नॉर्म होगा ना सीओपीडी में। नहीं, सीओपीडी में कैसे होगा? सीओपीडी में तुम्हारे पास दो टाइप्स हैं, एम्फाइसीमा और, एक मिनट, हाँ लेकिन सीओपीडी के टाइप देखने दो, और ऑप्शन अस्थमा है, और क्या है? आए, ऑप्शन खत्म। अच्छा। अच्छा देखो, डीएलसीओ जो है डिफ्यूज लंग कैप, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की ना डिफ्यूजन को हम देखते हैं। अब तुम्हारे पास जब भी ये बैरियर में कोई मसला होगा, एल्वियोलाई टू ब्लड के बैरियर में, तो तुम्हारा डीएलसीओ अफेक्ट होगा, ठीक है? ये तो टर्म ही मैं आज पहली बार सुन रही हूँ, ये क्या है? क्या? डीएलसीओ वाली टर्म ही पहली दफा सुन रही हूँ, बाकी तो एफवीसी, एफसीवी और एफ ई हाँ, वन ये सब डीएलसीओ देखा कुछ था। भी नहीं है। बस हम कार्बन मोनोऑक्साइड पेशेंट को देख देते हैं और फिर मेयर करते हैं कि ब्लड में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड आई। अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम आएगी ब्लड में, ठीक है? जब हम बाद में हम्म। चेक करेंगे तो हम कहेंगे कि हम्म। डीएलसीओ पेशेंट का लो है, ठीक है? हम्म। उसी तरह अब हमारे पास जो वो होता है, क्या नाम है, अब डीएलसीओ जैसे, अब इसलिए हमारे पास जो भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज होंगी, यानी जिनमें जैसे हम्म। इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज है, जब यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गए तो उसमें तुम्हारा डीएलसीओ क्या होगा? डिक्रीज। कम होगा। हम्म। हाँ। फिर उसी तरह इम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो इस तरह ना नॉर्मल एल्वोलाई ऐसी हो हम्म। जाती है, ठीक है? और हम्म। यहाँ पे ब्लड है, तो अब सिर्फ हम्म। ये वाली ब्लड को भेजेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ हम्म। पे सब में क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जाया हो जाएगी। इनको हम्म। कहते हैं ब्लैब्स। तो क्या होगा, हम्म। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड कम पहुंची, ज्यादा पहुंची? कम पहुंचेगी। कम पहुंची। तो ये अगेन डीएलसीओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? हम्म। तो अब डीएलसीओ हम्म। डिक्रीज के कॉजेस पढ़ लो। अनीमिया, अगर ब्लड में ही हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसीज कम है, तो डीएलसीओ को एक्सेप्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हम्म। डीएलसीओ में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम्म। हीमोग्लोबिन अपनी एफिनिटी रखता है। हीमोग्लोबिन कम हम्म। होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा ही नहीं। तो डीएलसीओ डिक्रीज होगा एक अनीमिया में। दूसरा तुम्हारा हम्म। क्या होगा, ये सीओपीडी, इम्फाइसीमा, इन दोनों में होगा। सीओपीडी अगर क्रॉनिक हम्म। ब्रोंकाइटिस वाला है तो बीच में म्यूकस इतना भरा है कि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है? हम्म। हम्म। तो सीओपीडी उसकी दोनों टाइप्स हो गई, अनीमिया। हम्म। उसी तरह इंटरस्टिशियल जो भी लंग डिजीजेस होंगे जिनमें हम्म। पेरेंकाइमा अफेक्ट होगा, उन सब में भी तुम्हारा डीएलसीओ डिक्रीज होगा, ठीक हो गया? हम्म। सही है। उसी तरह एक और है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अब हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में होता क्या है कि तुम्हारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उनमें। अब हम्म। नॉर्मली फॉर एग्जांपल 10 आरबीसीज आ रहे थे, वेजो कंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन की वजह से दो आएंगे। तो अगेन कार्बन हम्म। मोनोऑक्साइड ब्लड में कम पहुंचेगी, ठीक है? हम्म। तो हम्म। ये चार कॉजेज हैं डिक्रीज डीएलसीओ के, यानी इसके क्या है,
क्या है? डी COPD और इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज एंड कोई पैरेंकाइमा का प्रॉब्लम हो गया एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और अनीमिया। एनीमिया। ठीक है, तो ये डिक्रीज डीएलसीओ के कॉज हैं। तो अब इनमें से हम्म। हम रूल आउट भी कर सकते हैं, एम्फाइसीमा में डीएलसीओ डिक्रीज होगा। हम्म। फाइब्रोसिंग ऑफ एल्वियोलाई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में क्या डिक्रीज होता है? होगा। हाँ, डिक्रीज होगा। कम तो एक होगा। तो तुम यहाँ पे हम्म। अस्थमा ऐसे ही रूल आउट कर सकती हो। ठीक हो क्या? हम्म। अब हम्म। उसके अलावा अब हमारे पास कुछ कॉजेज हैं जिनमें डीएलसीओ बढ़ जाएगा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एल्वियोलाई है और ब्लड वेसल है, अगर एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल, ये एल्वियोलाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे ये सब टूट जाए, एंटीबॉडीज है इसको ब्रेक कर दें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा बहुत ज्यादा ब्लड में जाएगी। ठीक है, हम्म। तो इसको क्या हो हाँ, जाएगा, डीएलसीओ इंक्रीज हो राइज हो जाएगा। जाएगा। तो इस हम्म। डिजीज को कहते हैं जिसमें एंटीबॉडीज जो है एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, उसको कहते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। अच्छा। गुड पास्चर सिंड्रोम में पेशेंट की क्या कंप्लेन होगी? खून, पेशाब में भी खून आएगा, थूक में भी खून आएगा। हिमेचूरिया विथ हिमोप्टाइसिस विथ इंक्रीज डीएलसीओ, गुड पास्चर सिंड्रोम। रिपीट करो। हम्म। जब जब इंक्रीज डीएलसीओ तब होगा जब हमारे पास एल्व्यूलाई की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह होगी वो टूट जाएगी और एंटीबॉडीज की वजह से, और वो सारा जो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो सारा डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, तो हमारा इंक्रीज डीएलसीओ होगा। ये जो डिजीज होती है वो गुड पास्चर सिंड्रोम है। और इसके अंदर जो हमें कंप्लेंट मिलेगी वो हेमेप्टाइसिस अलॉन्ग विद हेमेचूरिया मिलेगा, कि यानी कि स्प्यूटम और यूरिन दोनों में ब्लड मिलेगा। हाँ, उसी तरह एक है पल्मोनरी हेमरेज। अगर पल्मोनरी हेमरेज हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ पे हर जगह पे ब्लड आ गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में नेट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, पल्मोनरी हेमरेज दोबारा बोला। पल्मोनरी हेमरेज में क्या होगा कि ब्लड जो है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड वेसल्स भी हर जगह ब्लड ब्लड भरा हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम्म। जो आएगी वो ब्लड में आएगी सीधा। हम्म। जब उसको कोई सही। बैरियर नहीं होगा, जब भी बैरियर नहीं होगा तो डीएलसीओ बढ़ जाएगा। ठीक है, हम्म। पल्मोनरी हेमरेज हो गया, उसके अलावा ये गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया। उसी तरह पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो जब बहुत हम्म। ज्यादा आरबीसी होंगे ब्लड में, तो वो भी डीएलसीओ को इंक्रीज कर देंगे। जैसे अनीमिया में डीएलसीओ डिक्रीज हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया में बढ़ जाएगा। हम्म। ठीक है, सही है। हम्म। फिर डिक्रीज हम, डीएलसीओ के हाँ हाँ, और भी है। नहीं बस। डिक्रीज डीएलसीओ के कॉजेज में तुमने बताया कि वो होगा, COPD होगा, जिसके अंदर इम्फेसीमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर उसके अलावा हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, कोई पैरेंकाइमल डैमेज प्रॉब्लम हो गया और एनीमिया है। सीओपीडी, अनीमिया, इंटरस्टिशियल लंग, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और आई थिंक एक रह गया, और पैरेंकाइमा का तुमने कहा पल्मोनरी था कोई आर्टरी डैमेज हो गया। हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, और जो इंक्रीज डीएलसी होगा वो गुड पास्चर सिंड्रोम में होगा, और हमारा पल्मोनरी हेमरेज में होगा, और एक और तुमने बताया था पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीनिया। हाँ, अब देखो, दिमाग लगा लो, दोबारा से। सीओपीडी, ठीक है, उसमें कम हो हाँ। जाएगा। इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस में कम हो जाएगा। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के काफी नाम है, फाइब्रोसिस भी लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ पे फाइब्रोसिंग ऑफ एल्वियोलाई लिखा हुआ है, ठीक है, इस हम्म। तरीके से। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, अनीमिया, ये डीएलसीओ हम्म। डिक्रीज करवाएंगे, डीएलसीओ इंक्रीज होगा गुड पास्चर सिंड्रोम में, पल्मोनरी हेमरेज में, और पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीनिया। ठीक है, अब हम सही है। एफ ई वन की बात करें, तो एफ ई वन हमारे पास दो तरह के डिजीज होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज एंड रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस। जो एफ ई हम्म। वन है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में क्या होगा कि आपका एफ ई वन पल्मोनरी। डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हम्म। मेन मसला क्या है, एक्सपायरेशन नहीं होती। उसी तरह हम्म। इसमें क्या होता है, एफ वी सी जो है वो भी कम होगा, लेकिन हाँ। एफ ई वन जो है वो ज्यादा कम होगा, जिसकी वजह से रेशो जो है ऑब्स्ट्रक्टिव का एफ ई वन टू एफ वी सी रेशो लो होता है। ठीक है, हम्म। हम्म। फिर उसके बाद, एक सेकेंड, हाँ, फिर उसके बाद अब रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की बात करें, तो उनमें क्या होता है, इनमें सब कुछ ही लो होता है। ठीक है, लेकिन सिवाय हम्म। एक चीज के, वो है ये रेशो। अब इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वालों में एफ ई वन भी लो होगा, एफ ई टू हम्म। भी, एफ वी सी भी लो होगा,
ठीक है, लेकिन हम्म। FVC जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है। और जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा लो होगा तो ऑटोमेटिकली ये रेशो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में बढ़ जाएगा। ठीक है। हम्म। तो अब अस्थमा में भी, अस्थमा इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अस्थमा की, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की दो टाइप्स हैं, अस्थमा और COPD। तो अस्थमा जो हम्म। है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में आएगा। इम्फाइसीमा में लो, और फाइब्रोजिंग एल्वेओलाई में भी लो होगा, क्योंकि हाई फाइब्रोसिंग होगा ना। फाइब्रोसिंग एल्वेओलाई क्या है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में आएगा ना। हाँ हाँ। तो इस वजह से तो इन सब में रिस्ट्रिक्टिव में। FEV1 लो होगा। अच्छा, FEV1, हाँ हाँ। सही है, मैं सही है। ओवरऑल रेशो की बात कर रही थी। सही है। हाँ। हम्म। अब हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन सीन इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम COPD? प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, कैविटेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेस्ट्रिक्टिव वालों का। हम्म। या मतलब नॉट रेस्ट्रिक्टिव, लेकिन प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस तुम्हारा रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में होता है। ठीक है। हम्म। फिर क्या है, माइसीटोमा फॉर्मेशन एंड हेमोप्टाइसिस। माइसीटोमा जो था, आई थिंक ये फंगस का इन्फेक्शन है जो होता है। आई डोंट नो कौन से वाले मैंने पढ़ा था, देखती हूँ, गिव मी अ मिनट। कल मैंने क्या पढ़ा था, कल ही मैंने ये देखा था माइसीटोमा। खैर याद नहीं आ रहा। ये भी ना किसी, एस हाँ। एस्परजिलोसिस में तो नहीं होता? हाँ, एस्परजिलोसिस मतलब कोई था जिसमें ना क्रोनिक की वजह से उनको माइसीटोमा भी होता है, या एस्परजिलस के फिर काफी सारे डिफरेंट डिजीज थे। क्या था कल मैंने क्या पढ़ा था, एक सेकंड, शायद इनमें हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस वालों में। याद नहीं आ रहा। अच्छा खैर, याद नहीं आ रहा, टाइम क्या हो रहा है, 2 मिनट दो बस। ब्रोंकेक्टेसिस वालों में हो तो सकता है। इसका कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, खैर छोड़ो। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, और माइसीटोमा फॉर्मेशन और हिमाप्टाइसिस नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, हमने कोर पल्मोनल पढ़ा था। हम्म। और जब भी कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज होगा ना, तो क्रोनिक हम्म। लंग डिजीज में क्या होगा, यानी क्रोनिक लंग डिजीज में ऑक्सीजन क्या होगी, कम मिलेगी पेशेंट को, हाइपोक्सिया होगा। ठीक है। हाँ। तो हम्म। उसकी ओवरऑली ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप ही रहती है। अब उस क्रोनिक लंग डिजीज की वजह से जब हाइपोक्सिया होगा, तो हमारी बॉडी में लंग्स वो वाहिद ऑर्गन है, और ब्रेन के भी वेसल्स वाहिद, शायद ब्रेन की भी, ठीक है, वाहिद ऑर्गन है जो हाइपोक्सिया में वेजो कंस्ट्रिक्ट करती हैं। ठीक है, ब्रेन नहीं, सिर्फ लंग्स। ब्रेन तो डायलेट करता है। हाँ, तो वो क्या नाम है, हाइपोक्सिया में जो तुम्हारे लंग्स हैं वो ब्लड वेसल्स वेजो कंस्ट्रिक्ट करती हैं, और वेजो कंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट में हमें पता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। तो इसीलिए क्रोनिक लंग डिजीज की कॉम्प्लिकेशन एक क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दूसरा कोर पल्मोनर है, और क्रॉनिकली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। COPD में हमने कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर पढ़ा? टू। हाँ। तो ये मोस्ट कॉमन तो नहीं बचा, ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन COPD वालों में क्या होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनरी यानी राइट हार्ट फेलियर, और रेस्पिरेटरी फेलियर होगा इनमें। ठीक है। हम्म। सिस्टेमेटिक हाइपरटेंशन नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ COPD। लेफ्ट हार्ट फेलियर इसकी वजह से नहीं होगा। लेफ्ट हार्ट फेलियर कब होगा, जब तुम्हारे ओर्टा में मसला हो या नीचे बॉडी में मसला हो, क्योंकि लेफ्ट हार्ट को पंप करना होता है ब्लड किसमें, बॉडी में, और राइट बॉडी। हार्ट पर ब्लड भेजना होता है लंग्स में। लंग्स के मसले में राइट हार्ट खराब होगी, और जैसे अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको चांसेस होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बॉडी में ब्लड भेजना होता है। आई समझ? हम्म। A 50-year-old man who has a 40 years history of smoking has presented with history of chronic dyspnea and productive for 3 years. The test will help to diagnose. अब ये अगेन पेशेंट है, स्मोकर है, हिस्ट्री हो गई, क्रॉनिक डिस्निया, प्रोडक्टिव कह दिया, अगेन COPD का केस है। और COPD के लिए तुम्हारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज स्पायरोमेट्री। सही। ठीक है। फिर हमारे हम्म। पास 13 मेल presented with complaint of fever on 2 days associated with anorexia and weight loss. On examination, he has hepatosmia with choroid tubercle on fundoscopic. What is diagnosis? यंग पेशेंट है, फीवर है, एनोरेक्सिया और वेट लॉस। वेट लॉस या तो इसको TB हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको हम्म। कोई कैंसर हो सकती है। हम्म।
या और भी ऑप्शंस पढ़ेंगे लेकिन हम, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन हेपेटोस्प्लीनोमेगेली है। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली अगर ऑप्शंस में से बात करें तो मलेरिया में भी मिल सकती है, ठीक है, ब्रूसेलोसिस में भी मिल सकती है, सार्कोइडोसिस में भी मिल सकती है, टीबी में भी मिल सकती है, तो ये तो कोई स्पेसिफिक हुआ नहीं। अब ये जो कोरॉइड ट्यूबरकल मिला है ना, जब आपकी पूरी बॉडी में डिसेमिनेटेड टीबी होती है ना, जिसको हम मिलियरी टीबी कहते हैं, जब पूरी बॉडी में हम्म। टीबी फैल जाए, तब आंखों में रेटिना के अंदर क्या मिलता है, कोरॉइड ट्यूबरकल, हम्म। जो ट्यूबरकल टीबी से आया है, ठीक है। कोरॉइड में ट्यूबरकल मिलते हैं फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, इससे पता चलता है कि ये एक साइन होती है डिसेमिनेट टीबी की। अगर फॉर एग्जांपल ये भी नहीं होता, पेशेंट को एनोरेक्सिया, वेट लॉस है, और उसके अलावा हेपेटोस्प्लीनोमेगेली है, तो एग्जैक्ट हम ये पोस्ट प्राइमरी टीबी तो नहीं हो सकता, ठीक है। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, खासियत इसमें कि हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। क्या होता है सार्कोइडोसिस के लिए लिखा होता? हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ब्रूसेलोसिस में क्या होगी, पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी कि ये इसको फार्मर वगैरह होते हैं ना, उनको ब्रूसेलोसिस होता है, तो ये फार्मर की हिस्ट्री होती। क्रॉनिक मलेरिया में कुछ और बातें भी लिख लेते, या अगर मलेरिया है तो उसको फिर क्या, फीवर वो होगा, क्या नाम है, फीवर विथ चिल्स वगैरह वाला फीवर होता, वो भी नहीं है। तो ये कैसे मिलियरी टीबी बेस्ड रहेगा, क्योंकि कोरॉइड ट्यूबरकल इसमें बहुत बड़ा क्लू है। आई समझ? ब्रूसिलोसिस में क्या होता है? हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है विथ हाई ग्रेड फीवर। तो ये इन्फेक्शन है कोई? हाँ, ब्रूसेला करवाते हैं ये, इनमें होता है जो फार्मर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें होता है। हम्म। सही। दिखा देती हूँ इस पे, ब्रूसेला, ये रहा फार्मर्स, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होगी, फार्मर्स होंगे, और फीवर, चिल्स, अराइगर्स, ये सारे मतलब टीबी टाइप ही फीचर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। और फीवर कभी राइज हो जाएगा, कभी फॉल हो जाएगा, इस तरीके से फीवर होता है। ट्रीटमेंट हम्म। इज डॉक्सीसाइक्लिन। ये साइकिल नजर आ रही है? हाँ। तो डॉक्सीसाइक्लिन ट्रीटमेंट है, लेकिन ये पेपर 2 का सवाल है। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिजिकल साइन कंसिस्ट विद डायग्नोस ऑफ